ने अपने अवार्ड लौटाए तो कहा गया कि सब पॉलिटिक्स है। फिर फिल्मकारों ने और कलाकारों ने नेशनल अवार्ड लौटाया तो इसे भी सियासी स्टंट कहा गया। अब देश और दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पीएम भार्गव ने पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया और अब भी यही कहा जा रहा है कि यह सब केंद्र सरकार को बदनाम करने की चाल है, जबकि डॉक्टर भार्गव का आरोप है कि देश में लोकतंत्र पर कट्टरता हावी हो रही है और ऐसा ही चलता रहा तो भारत एक दिन पाकिस्तान बन जाएगा। अब यह बहस बड़ी हो गई है कि क्या साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक अवार्ड लौटाकर राजनीति कर रहे हैं। देश का माहौल वाकई खराब हो गया है या फिर अवार्ड लौटाने वालों की सोच और नीयत में खराबी है। साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड के विरोध में पहले 2.5 दर्जन साहित्यकारों ने सम्मान लौटाया। फिर 1 दर्जन फिल्मी कलाकारों ने ये कहकर नेशनल अवार्ड लौटा दिया कि देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और सरकार मौन है। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे अगर आप किसी पे कोई गैर कानूनी इल्जाम नहीं लगा रहे, अगर कोई किसी से कुछ भी कह सकता है, कोई किसी को कह सकता है कि आपसे मैं सहमत नहीं, और वो असहमति प्रकट करने की कोई भी एक जरिया ले सकता है। एज लॉन्ग एज साहित्यकारों और कलाकारों के बारे में यह आम राय है कि वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं, लिहाजा कलाकारों और साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर राजनीति होती रही जो अब तक जारी है। ये बहुत आसान तरीका है कि वो बोल दिया कि ये कोई राजनीतिक है। राजनीतिक यानी क्या? अगर हम अत्याचार के खिलाफ हैं, अगर हम कत्लेआम के खिलाफ हैं, अगर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, तो ये अच्छी बात है या ये राजनीति है? लेकिन अब मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव ने देश के खराब माहौल का हवाला देते हुए पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर भार्गव को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमारे देश में जो व्यवस्था है, बीजेपी है की गवर्नमेंट है और बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है, तो जो आरएसएस कहता है उससे बीजेपी को एक तरह से समझिए करना पड़ता है। अब तक जिन साहित्यकारों और कलाकारों ने सम्मान लौटाने का ऐलान किया, उनका यही कहना था कि कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड से आहत हैं, लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर भार्गव का आरोप है कि देश में कट्टरता बढ़ रही है। लोकतंत्र पर संकट है, लिहाजा उन्हें विरोध दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जिस दिशा में जा रहे हैं और दिशा में चलने से हमारा जो देश है वो पाकिस्तान की तरह से एक मुस्लिम रिलीजियस ऑटोक्रेसी बन जाएगा और ये हम नहीं चाहते हैं। तो जो कोई हमसे हो सकता है हम करते हैं। डॉक्टर भार्गव के इस विरोध को भी बीजेपी और केंद्र सरकार के नुमाइंदे राजनीतिक मानते हैं, लिहाजा ये सवाल बड़ा है कि अचानक देश के नामी साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक भी राजनीति क्यों करने लगे। जो कानून तोड़ते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर इस तरह के कदम उठाना ये डिस्प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल रिएक्शंस है। मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने जो कहा था कि जिस प्रकार से ये मैन्युफैक्चर्ड रिबेलियन है या मैन्युफैक्चर्ड एक्सरसाइज है, उसके उपरांत कुछ कहने की बात रह नहीं गई, ना कुछ जोड़ने की। तो अवार्ड वापसी अभियान के महारथी लोग हैं, ये सम्मान नहीं लौटा रहे हैं बल्कि उस सम्मान का अपमान कर रहे हैं। तो उन्हें अगर किसी चीज का भी गुस्सा उतारना है, उन्हें लगता है कि जो जनता का जनादेश है वो ठीक नहीं है, तो भैया सीधे सीधे बोलिए आप। आई एम a bit surprised that so far Mr. Amartya Sen has not returned his Bharat Ratna. He should have returned it by now because he is out of step with our government and he is very unhappy with our cultural policies. वहीं अवार्ड लौटाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर भार्गव के समर्थन में कई दूसरे वैज्ञानिक भी सामने आ गए हैं। The scientists, they are also free citizen of India, so they can do anything that they want.
things like people attacking for beef eating, etc., which became a concern. What is happening in the country? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई देश का माहौल इतना खराब हो चुका है कि साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को घुटन होने लगे, या फिर अवार्ड लौटाने के पीछे कोई सियासी मंशा है? They are all returning their awards. Why? Because they feel that the present government, who are trying to polarize on religion basis. देश में बहस का एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि अगर वाकई माहौल बिगड़ा है तो क्या राष्ट्रीय सम्मान लौटा देने भर से हालात बदल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मसले पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। राशिद अलवी साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव भाई शर्मा यहां संघ विचारक के तौर पर मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। राम बहादुर राय हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजेश जोशी हमारे साथ हैं जो कि हिंदी के राइटर हैं, कवि हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में अशोक पांडे हैं जो कि ऑथर हैं और साथ ही पोइट हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बड़ी बहस में। और सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पहले साहित्यकारों ने अवार्ड लौटाना शुरू किया, फिर कलाकारों ने, और वैज्ञानिक डॉक्टर पीएम भार्गव ने पद्म भूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। सबका एक ही आरोप है श्रीकांत शर्मा जी कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। फूड हैबिट के चलते हत्याएं की जा रही हैं, विरोधी विचारधारा के लोगों पर हमले हो रहे हैं और सरकार चुप है। क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, आप तो पत्रकार हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जिन घटनाओं का जिक्र साहित्यकार कर रहे हैं, फिल्म निर्माता कर रहे हैं या अन्य लोग कर रहे हैं, उन सब घटनाओं का केंद्र की सरकार से क्या कोई लेना देना है? कलबुर्गी साहब की हत्या कर्नाटक में हुई, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, तो इन लोगों को प्रोटेस्ट अगर करना है तो श्रीमती सोनिया गांधी के सामने करना चाहिए। और दादरी में जो घटना हुई वहां श्रीमान मुलायम सिंह जी की सरकार है, अखिलेश जी की सरकार है, अगर प्रोटेस्ट करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है अनुराग जी, कि जो व्यक्ति जिन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, आप उन व्यक्तियों के या उन पॉलिटिकल पार्टियों के सामने तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, आप अनावश्यक रूप से उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। मेरा साहित्यकार भी बहुत अच्छे हैं, फिल्मकार भी बहुत अच्छे हैं, और आपके जो इतिहासकार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि घटनाओं की ईमानदारी से आप समीक्षा करिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए जिम्मेदार है तो आप उसके सामने प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराइए। यहां तो आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनका उन घटनाओं से कोई मतलब नहीं है उनको आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो स्पष्टता है कि ये तो असहिष्णुता की पराकाष्ठा है कि आप जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है इसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए प्रोपेगेंडा के तहत आप बारी बारी से इस तरह के पुरस्कार आप वापिस कर रहे हैं। लोकतंत्र है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन केंद्र सरकार की छवि को खराब करने का ये मैं मानता हूं कि एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि 16 महीने की सरकार के खिलाफ किसी के पास भी कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष कर सके, कोई उंगली उठा सके। भ्रष्टाचार पर हमने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, समाप्त कर दिया। 10 साल तक देश लुटता रहा, इन लोगों ने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई। आप मुझे बताइए, 2010 में केरल के अंदर मिस्टर जोसेफ, उनकी हत्या, उनके हाथों को काट दिया जाता है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा, तब इन्होंने क्यों नहीं वापस किए ये पुरस्कार? ठीक है, कोकड़ाझार में है, ठीक है, बस श्रीकांत बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आज वेंकैया नायडू साहब ने ये कहा कि राजनीति करनी है तो खुले मैदान में आए। आपको क्यों लगता है कि जो साहित्यकार, जो फिल्मकार या वैज्ञानिक पुरस्कार लौटा रहे हैं, सम्मान लौटा रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगा आपको? ये उनका अपना निजी विरोध भी तो हो सकता है। बिल्कुल निजी विरोध हो सकता है, लेकिन आपको अनुराग जी इतिहास में भी जाना पड़ेगा, और आपको उन लोगों की, आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप ऐसे लोगों की सूची निकालिए जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील की थी। ऐसे भी कुछ साहित्यकार हैं।
ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बनारस में जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी का विरोध किया था। तो भाई अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है और कांग्रेस का अच्छा दौर आने वाला नहीं है, तो आपको तो कम से कम, क्योंकि साहित्यकार की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, इतिहासकार की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, फिल्मकार की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर आइए। आप पर्दे के पीछे से इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे हैं? जी राशिद अल्वी साहब, अवार्ड लौटाने को लेकर के दो खेमे बन चुके हैं। एक खेमा जो अवार्ड लौटाने का विरोध कर रहा है वो कहता है कि ये सब जो है पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल गिमिक हो रहा है और इस वजह से अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, जबकि इसको जो पक्षधर है वो लोकतांत्रिक तरीका बता रहे विरोध जताने का। सवाल मेरा यह है कि जब इसे राजनीति से प्रेरित बताया जाता है तो इशारा आपकी तरफ होता है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के कहने पर यूपीए सरकार के दौरान जिन लोगों को अवार्ड मिले थे, खासकर वो लोग अपना अवार्ड लौटा रहे हैं। क्यों आप निशाने पर हैं? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगा, अगर भाजपा ये कहता है कि ये साहित्यकार जो अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, इन्हें कांग्रेस के जमाने में अवार्ड्स मिला था, तो इसका मतलब यह है कि आज बीजेपी के जमाने में जिन लोगों को अवार्ड्स दिया जाएगा वो डिस्क्रिमिनेशन होगा, मेरिट की बुनियाद पे नहीं होगा। यही सोच है इन लोगों की। जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो आरएसएस के लोगों के होंगे, चूंकि इनकी सोच है कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने अपने लोगों को किया तो हम अपने लोगों को करेंगे। एक तो मैं इसकी निंदा करता हूं। छोड़िए, साहित्यकारों की बात नहीं करता, देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, और एक बार नहीं 2 बार कहा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा। यही सही रास्ता है जो राष्ट्रपति ने दिखाया है। और आप कह रहे हैं कि यूपी के अंदर सरकार दूसरी है, ठीक बात है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मुलायम सिंह जी की तारीफ किसने की थी? प्रधानमंत्री जी ने की थी कि हमने की थी? बिहार के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके कहने से, वो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? और सवाल ये भी नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर एक इज्जतदार आदमी जिसका ताल्लुक बीजेपी से रहा, उसके मुंह पे स्याही मल दिया आपने, किसी के खिलाफ कार्रवाई की आपने? हरियाणा के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई की? और अगर आप इतने दूध के धुले हैं तो बीजेपी के अध्यक्ष ने उन लोगों को बुला के क्यों डांटा? क्या आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं? इंडिया टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा, भाजपा के अध्यक्ष का, शाह साहब का। उन्होंने कहा मैंने बुला के उनको डांटा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी। आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके लोग कानून तोड़ते चले जाएंगे। गोरखपुर के एमपी बोलते हैं कि एक के बदले 100 लड़कियों को भगा लो, एक के बदले 100 आदमियों को मार दो। साक्षी महाराज कहते हैं गाय के बदले हम तो जान से मारेंगे, जिसे जो करना है वो कर ले। तो गोडिया जी बोलते हैं चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अखिलेश यादव हो, हम तो यही काम करेंगे। आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? किसे आपने जेल भिजवाया? क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? प्रधानमंत्री क्यों खामोश बैठे? देखिए, मैं एक बात कह देता हूं, साहित्यकार हों कि फिल्मी लोग हों, वो समाज का आईना होते हैं। गलतफहमी में मत रहिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं। उस आईने में अगर आपको अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई चेहरे को ठीक करो, आईने को तोड़ने से क्या फायदा होगा? साहित्यकार, फिल्मकार, ये लेखक, साइंटिस्ट, ये सब के सब कांग्रेसी हो गए, ये सब राजनीति कर रहे हैं। हाँ। देखिए, अगर अपनी गलतियों को नहीं मानोगे, मैं कहता हूं कि हमारी गलतियां हुई, हाँ। जिसकी वजह से हम आज सरकार के बाहर हैं, कम मना कर रहे हैं। हाँ। भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हो, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, ठीक है राशिद जी, क्या ललित मोदी वापस आ गए? आपने एक बड़ी अच्छी बात प्रदेश में कही। व्यापम हो रहा है। श्रीकांत शर्मा से जवाब मांगकर आगे बढ़ता हूं। श्रीकांत शर्मा जी, चेहरे को बदलने की कोशिश कीजिए, आईनों पर पत्थर मारने से क्या होगा? राशिद अल्वी साहब बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आपको। देखिए, जिस कांग्रेस को अगर आगे बढ़ता हूं, श्रीकांत शर्मा जी, चेहरे को बदलने की कोशिश कीजिए, आईनों पर पत्थर मारने से क्या होगा? राशिद अल्वी साहब बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आपको। देखिए, जिस कांग्रेस को अगर कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं या जो पाप किए हैं, और उसी वजह से कांग्रेस बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई अब नहीं लड़ सकती है। आपको याद होगा अनुराग जी कि ये जिस तरह से जड़ समेत गुजरात से समाप्त हुए, वहां इन्होंने एनजीओ
और सरकारी जो एजेंसी हैं उनके माध्यम से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब यहां 16 महीने में ये केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए। अब इन्होंने साहित्यकारों को आगे किया है, कुछ साहित्यकारों को, कुछ फिल्मकारों को, कुछ इतिहासकारों को उनके कंधे पर बंदूक रखकर पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। हमारा तो विश्वास सबका साथ सबके विकास में है। अनुराग जी, हमारी तो सरकार है 15-15 साल से 20-20 साल से प्रदेशों में चल रही हैं। आप हमारे खिलाफ कुछ निकाल के बताइए। अभी 16 महीने की सरकार में एक उदाहरण अनुराग जी आप ही दे दीजिए जहां आपको लगता है कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं या किसी की अभिव्यक्ति पर कहीं कुठारघात कर रहे हैं। ये तो एक मानसिकता है, प्रोपेगेंडा है। और अनुराग जी, जब आप दिल्ली का चुनाव था तब आपने देखा होगा गिरजाघरों पर जो घटनाक्रम हो रहा था, किस तरह से इन्होंने प्रचार किया था कांग्रेस ने कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। मोदी जी जवाब दो। जब नन के साथ बलात्कार हुआ पश्चिम बंगाल में तो मोदी जी जवाब दो। और जब बलात्कार के बारे में जांच हुई तो कौन बलात्कारी था? ठीक है, बांग्लादेशी थे। चर्चों के अटैक पर जब जानकारी आई तब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है श्रीकांत जी, आगे बढ़ते हैं। राजेश जोशी जी, क्या आपको लगता है वाकई में ये सरकार अन्याय कर रही है जी? क्या आपको वाकई में लगता है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है? श्रीकांत जी को ऐसा नहीं लगता? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असहिष्णुता का वातावरण राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तर पर बहुत बुरी तरीके से यानी असहिष्णुता का वातावरण हो गया है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार दोषी होती है। चाहे कभी भी कोई भी सरकार हो, सवाल किसी पार्टी की सरकार का नहीं है। और जब जब ऐसा होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होता है या कोई अन्याय होता है जनता के साथ, तब साहित्यकार की एक आवाज सुनाई देती है। आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग के बाद रविन्द्रनाथ ने सर की उपाधि वापस की थी। आजादी की लड़ाई में सैकड़ों साहित्यकार, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा जी और कई नाम लिए जा सकते हैं जो जेल गए। तो साहित्यकारों ने प्रतिरोध हमेशा किया है और साहित्यकार ऐसी स्थिति का प्रतिरोध करेंगे ही। इसमें राजनीति क्या है जी? और एक राजनीतिक दृष्टि तो हर रचनाकार के पास होती ही है। वो ये व्यवहारिक राजनीति से उसे मत यानी तुलना कीजिए, व्यवहारिक राजनीति से उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो राजनीतिक दृष्टि मूल राजनीतिक दृष्टि है जो जनता और सत्ता के बीच जो एक टकराव होता है या जनता और सत्ता के बीच में जो एक विभेद होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है जी। तो ये हमेशा से रहा है और साहित्यकार हमेशा से ऐसे अन्याय का विरोध करते रहे। अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उन क्षेत्रों में हत्याएं हुई जो कोई भाजपा के क्षेत्र नहीं थे, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। सवाल ये है कि हत्याएं किन लोगों द्वारा की गई, हत्याएं कौन कर रहे हैं जी? ये कट्टरतावादी हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा की जा रही हत्याएं हैं। ठीक और है, इसका माहौल किसने बनाया? ठीक है राजेश जी, इसका माहौल तो केंद्र सरकार के सांसदों ने बनाया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। राम बहादुर राय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम बहादुर राय जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं राजेश जोशी जी की बातों से? राजेश जोशी जी जो कह रहे हैं वो उनका दृष्टिकोण है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे मूलतः कम्युनिस्ट राजनीति कर रहे हैं और संयोग से वे साहित्यकार भी हैं। उनके विचारों में, उनके व्यवहार में हमेशा से ही असहिष्णुता रही है। वे कभी नहीं चाहते कि दूसरी भी कोई आवाज उठे और यही उनका इस समय भी रवैया है। जो इस बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे वो ये कहेंगे कि भाई आप तथ्यों की छानबीन करिए। आप कैसे फतवा दे सकते हैं कि जो हत्याएं हुई हैं उसको उन लोगों ने बढ़ावा दिया है जो वहाँ के सांसद हैं? क्या इस बात की छानबीन हो गई है? क्या इसके प्रमाण सामने आ गए हैं? तो सच बात यह है कि ये पहले भी इनका ये रवैया रहा है कि ये किसी को घोषित कर देंगे कि ये सांप्रदायिक हैं और इनको ये
भ्रम है कि ये जो प्रमाण दे देते हैं उसको ईश्वर भी मानता है और दुनिया भी मानती है। अब ये भ्रम उनका टूटने लगा है तो बौखला भी गए हैं। ये राजनीति अगर होती तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कम्युनिस्ट राजनीति है, इसको छिपा करके इन्होंने दरअसल इस समय की जो सरकार है जिसे जनता ने चुना है और इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इस तरह की सरकार कोई अच्छे काम करने की तरफ बढ़े। तो माहौल इस सरकार के खिलाफ बने, लोग चर्चा करें और विरोध में खड़े हो सकें, इस तरह की राजनीति की जा रही है जिसमें माध्यम बनाया जा रहा है इन घटनाओं की। ये घटनाएं हुई हैं, निंदनीय हैं। ये घटनाएं न हो तो बेहतर रहेगा। बहुत अहम बात राम बहादुर राय साहब आपने कही है कि कम्युनिस्ट राजनीति से प्रेरित है ये विरोध, लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर पीएम भार्गव का विरोध राजनीति से कैसे प्रेरित कहा जा सकता है, जबकि वो ऐसी किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है कि जो यूपीए के पक्ष में जाए या एनडीए के पक्ष में जाए। वो यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ भी किताब लिख चुके हैं। उन्होंने इस पर क्या कहा है ये हम बात करेंगे बलदेव भाई शर्मा जी से। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहां रुकना होगा, ब्रेक के बाद आकर चर्चा यहीं से जारी रहेगी। बलदेव भाई शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भले ही इसे कम्युनिस्ट राजनीति से प्रेरित विचारधारा बताएं, लेकिन डॉक्टर पीएम भार्गव के केस में आप इसे कैसे राजनीति से प्रेरित विचारधारा बताएंगे? उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी थी यूपीए गवर्नमेंट के, जब वो शासन से खुश नहीं थे। किताब का नाम था एजेंडा फॉर द नेशन। यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ एक किताब थी। अब उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ एक किताब काफी थी, लेकिन इस सरकार में तो हद ही हो गई है जो उन्हें अपना पद्म सम्मान लौटाना पड़ रहा है। देखिए, भार्गव साहब देश के सम्मानित वैज्ञानिक हैं और सभी साहित्यकार भी बहुत सम्मानित हैं, लेकिन भार्गव साहब को पिछले 1 महीने से ये अभियान चल रहा है कि देश का माहौल खराब है, असहिष्णुता हो गई है, साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं। तो इतने दिन बाद उनको ये क्यों महसूस हुआ कि देश का माहौल खराब हो गया है? देश का माहौल तो लोग उस दिन से खराब बता रहे हैं जब मोदी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, और एक बहुत बड़े साहित्यकार इस देश के, उन्होंने कहा कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं देश छोड़ जाऊंगा। तो आप उस मानसिकता का अनुमान लगाइए कि मोदी या उनकी पार्टी या उनके विचार के लोग इस देश की सत्ता में आएंगे तो हम उनको टिकने नहीं देंगे। ये गोलबंदी तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो गई थी। ठीक बात। और जिस तरह अब साहित्यकारों ने सम्मान लौटाए हैं, उसमें किन्होंने अगुवाई की उसकी? आप ये उनके विचार के लोग इस देश की सत्ता में आएंगे तो हम उनको टिकने नहीं देंगे। ये गोलबंदी तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो गई थी। ठीक बात। और जिस तरह अब साहित्यकारों ने सम्मान लौटाए हैं, उसमें किन्होंने अगुवाई की उसकी? आप ये देखिए, एक बड़ी साहित्यकार हैं जिन्हें 86 में सम्मान मिला, और उसके 2 साल पहले ही सिखों का नरसंहार हुआ, और नेहरू से उनका नजदीकी रिश्ता था, पारिवारिक रिश्ता था। बाद में एक और ब्यूरोक्रेट जो अपने को साहित्यकार ठीक है, लेकिन डॉक्टर पीएम भार्गव की अगुवाई तो कोई नहीं कर रहा, वो अपनी अगुवाई खुद कर रहा है। भार्गव साहब की अगुवाई कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो माहौल मोदी सरकार के विरोध में पहले दिन से बनना शुरू हुआ, उससे प्रभावित बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और मैं इसमें राजनीति है कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये गोलबंदी जरूर है। अरे जब उन्होंने यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ किताब लिखी थी तब भी क्या राजनीति की थी उन्होंने? नहीं, तो उस समय उनको लगा होगा। हाँ, आज भी लगा होगा, आज भी दूसरा भाव लग रहा है। हाँ। लेकिन एक भार्गव साहब के कहने से ये नहीं कहा जा सकता कि देश का माहौल खराब है। एक बनर्जी साहब हैं जो जॉनर का प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना। बनर्जी साहब हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उनका आज मैं बयान पढ़ था। वो कह रहे हैं कि इस समय इमरजेंसी से भी ज्यादा माहौल खराब है। उनको पता ही नहीं इमरजेंसी का माहौल कितना था, और उस समय पता नहीं उनकी उम्र कितनी रही होगी। इमरजेंसी के माहौल को पता करना है तो आप देश के लाखों लोगों से पता करिए जिन्हें जेल में इस तरह डाल दिया गया। राशिद अलवी साहब बैठे हैं, ये नहीं बोलना चाहेंगे इमरजेंसी के बारे में कि लोगों को पता ही नहीं था कि हम अब बाहर आ भी पाएंगे कि नहीं, ये देश कभी आजाद हो पाएगा कि नहीं। और जेपी जैसे व्यक्ति ने उसे दूसरी आजादी कहा। इतने बड़े खराब माहौल के बाद भी आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी से बड़ा माहौल खराब है इस समय। तो ये सब योजनाबद्ध एक गोलबंदी है, और जो घटनाएं ये बता रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। किसी की भी हत्या किसी भी कारण से
बिल्कुल वाजिब नहीं है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन वो राज्यों में घटी घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हैं, तो राज्यों में जाकर इस बात को उठाना चाहिए। केंद्र सरकार राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अपने कब्जे में मतलब ले राज्यों लेगी? में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते रहेंगे, केंद्र इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। अभी केंद्र दखलंदाजी करेगा तो राशिद साहब ही बोलेंगे, संविधान में प्रावधान है केंद्र की दखलंदाजी तो का। राशिद साहब ही बोलेंगे कि केंद्र संप्रभुता को नष्ट कर रहा है, देश के संप्रभु ताने वाने को नष्ट कर रहा है। अगर वो कांग्रेस की सरकार है, ये क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति ने बोल दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार है समाजवादी पार्टी की, धार्मिक और जब दाभोलकर साहब की हत्या हुई, गोविंद पानसरे की जब हत्या हुई, तब कांग्रेस जब गोविंद पानसरे की हत्या हुई सरकार थी महाराष्ट्र में, और इन सरकारों के खिलाफ अगर केंद्र कार्रवाई शुरू करेगा तो राशिद साहब ही सबसे पहले झंडा उठाएंगे। केंद्र राज्य सरकारों के खिलाफ तानाशाही दिखा रहा है, तो बड़ी विचित्र समस्या है, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो इस देश में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, उससे पहले ये कहा जा रहा है एक बड़े साहित्यकार के द्वारा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो हम देश छोड़ देंगे। तो आप उस मानसिकता को समझिए कि इस मानसिकता के आधार पर ये सारा संचालन हो रहा है कि उस विचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते जो विचार कम्युनिस्ट विचारधारा के विरुद्ध है। ठीक है। अशोक पांडे जी, इतनी देर से क्यों जागे? जैसा बलदेव भाई शर्मा कह रहे कि तो मोदी के आने से पहले ही माहौल बन चुका था कि मोदी आएंगे तो देश का माहौल किस तरफ जाएगा। नहीं, कुछ बातें मैं पहले कर लूं। काफी देर से मैं चुप हूं, 3-4 मिनट में जरूर लेना चाहूंगा। मजेदार बात यह है कि पहले यह तय कीजिए कि साहित्यकार कांग्रेसी हैं कि कम्युनिस्ट हैं। इसमें से कई साहित्यकारों के लेख मैं आपको मेल कर सकता हूं जिन्होंने नंदीग्राम के समय भी विरोध में लिखा था। नयनतारा, देखिए स्मृतियां इतनी ज्यादा चयनित होती हैं। नयनतारा सहगल, आपको याद आया कि नेहरू की भतीजी थी। आप ये बिल्कुल भूल गए कि इंदिरा जी के समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो जयप्रकाश नारायण की मैगजीन में वो लगातार आर्टिकल लिख रही थी जो उनकी किताब में छपा है। आप कहेंगे कि साहित्यकार राजनीति न करे, आप प्रेमचंद को भूल जाएंगे जो कहता है कि साहित्य जो होता है राजनीति के सामने जलने वाला मशाल होता है। आप दो लोगों को याद करेंगे, गोविंद पानसरे को भूल जाएंगे क्योंकि उस समय वहां पे भाजपा की सरकार थी और यहां पे भी भाजपा की सरकार थी। आप बड़े आराम से कह देंगे कि देश के किसी भी राज्य में हो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है साहब? ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। एक खास तरह का पैटर्न देखा जा रहा है। आप देखिए, वही ताकतें कलबुर्गी की हत्या कर रही हैं। कलबुर्गी की हत्या के अगले दिन उन्हीं ताकतों से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें अगले को धमकी दी जाती है। अभी एक दलित लेखक की उंगली काटने की धमकी दी जाती है। वही ताकतें जो है दाभोलकर की हत्या करती हैं, वही ताकतें पानसरे की हत्या करती हैं, वही ताकतें दादरी में मस्जिद से अनाउंसमेंट करती हैं। आप इस देश में दंगे पहली बार नहीं हुए हैं। 84 के दंगे में नहीं वापस हुआ तो 2002 में भी वापस नहीं हुआ। याद होना चाहिए आपको कि 2002 में भी इस देश में बड़े दंगे हुए थे, किसी साहित्यकार ने अपना पुरस्कार वापस नहीं किया था। और दिक्कत यह है कि हमारे राजनीतिज्ञों को साहित्य की इतनी कम जानकारी है कि वो ये भी नहीं जानते। राजेश जोशी सामने बैठे हुए हैं, एनडीए के शासनकाल में उनको पुरस्कार मिला था। जितने लोगों ने वापस किया सबको कांग्रेस के जमाने में पुरस्कार नहीं मिला था। अब कृष्णा सोबती कांग्रेसी हैं कि कम्युनिस्ट हैं? मुझे नहीं उम्मीद है। ये देखना पड़ेगा नेतृत्व कौन। आप सबको एक साथ डाल दे रहे हैं। एक और चीज, राजनीति वाला सवाल। आप भूपेन हजारिका को असम में चुनाव लड़ाते हैं, आप धर्मेंद्र को चुनाव लड़ाते हैं, विनोद खन्ना को चुनाव लड़ाते हैं, हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाते हैं, राजेश खन्ना को चुनाव लड़ाते हैं, तब आप कलाकारों से राजनीति नहीं करा रहे हैं। और साहित्यकार अगर जनता के पक्ष की कोई बात करने लगता है तो साहित्यकार राजनीति करने लगता है। अच्छी बात कही। आपके कोई खिलाफ बोले तो वो राजनीति है। और असहिष्णुता यही है कि इतने सारे कलाकार, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतने सारे फिल्मकार बात कर रहे हैं, सरकार इसको अपने खिलाफ क्यों समझ रही है? क्यों नहीं सरकार उनको बुला के बात करती है, इस देश का माहौल बनाने की कोशिश करती है कि 64 देशों के प्रतिनिधि जो पेन इंटरनेशनल बोल रही है, हमारे देश का जो मजाक उड़ा रही है, वो मजाक ना उड़े। ये सिर्फ हम ही नहीं देख रहे हैं, देखिए मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया देख रही है इन तमाशों को। और मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय नहीं चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय नहीं चाहते हैं, कई बार कह चुके हैं, वित्त मंत्री महोदय कह चुके हैं। लेकिन ये जो ताकतें जिस तरह से उभरी हैं, ये जो गुंडागर्दी की ताकतें हैं कि कहीं दादरी में हत्या हो जाएगी, कहीं वहां किसी को मार दिया जाएगा। आपको एक आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। तस्लीमा नसरीन जब से ये सरकार आई है इसका समर्थन कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। लेकिन गुलाम अली को जब शिवसेना के लोगों ने भगाया और भाजपा की सरकार थी, शिवसेना उनके साथ काम कर रही है। जब गुलाम अली के खिलाफ हुड़दंग हुआ तो उन्होंने लिखा कि भारत सऊदी अरब बनता जा रहा है, हिंदू सऊदी अरब बनता जा रहा है। आज उन वैज्ञानिक महोदय ने यही कहा है कि भारत पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि सारी विचारधाराएं इस देश में पलती रही हैं शुरू से। हम नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान बने, हम सऊदी अरब बने, हम वो हिंदुस्तान बनना चाहते हैं जिसमें सारी विचारधाराएं साथ साथ रहती हैं। आज तक दूसरी सरकारें रही, आरएसएस के स्कूल चलते रहे, आरएसएस के कार्यक्रम चलते रहे, कभी किसी ने पत्थर नहीं फेंका। हम चाहते हैं कि इस सरकार में भी हम अपना काम करें और सरकार जिस विकास के मुद्दे पर आई थी, जिस दाम कम करने के मुद्दे पर आई थी, उस पर कंसंट्रेट करे और लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में कंट्रोल करे। हम कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हम साहित्यकार हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहां पर अशोक पांडे जी ने कही है। लेकिन श्रीकांत शुक्ला जी, इन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना होगा। वाकई में अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो लव जिहाद होता है, कभी घर वापसी का अभियान चलाया जाता है, कभी बीफ विवाद होता है। अब अगर हत्याएं होने लगी, चाहे वो अखलाक की हत्या हो, कलबुर्गी की हत्या हो, तो आप राज्य सरकारों की नाकामी बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं।
क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग जी कहूंगा कि हत्या कहीं पर भी किसी की भी हो, वो बहुत दर्दनाक होती है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। तो इनकी नाराजगी यही तो है कि ये इतनी सी बात पीएम ने कहने में महीनों लगा दिए। हम तो लगातार कहते रहे, उसमें किसी को कहने की ना कहने की, ये तो हत्या अगर किसी की हुई है तो दर्दनाक है। और उस पर पीएम हर बात पे ट्वीट करते हैं, शोक संदेश देते हैं, बधाई देते हैं। अखलाक का जो दादरी कांड हुआ था उसके बाद पीएम की चुप्पी को किस तरीके से लिया गया? क्या आपने इसको राज्य सरकार की नाकामी का मामला मान लिया कि भाई इस पे टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है, या फिर आपने उन तत्वों को बढ़ावा दिया जिन तत्वों के विरोध में आज ये सम्मान वापसी हो रही है? देखिए, ये अनावश्यक तरीके से इसको प्रधानमंत्री जी के साथ हर चीज को जोड़ने की बात, जो एक परंपरा शुरू हो गई है। विरोध तो उन्हीं का है ना जी, आप ये बताइए, विरोध उन्हीं की सरकार का है, वो तो आएंगे ही बीच में। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो विरोध जो कर रहे हैं, जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई आप ये मुझे बताइए कि जब गाय तस्करों को रोकने में जब एक मनोज मिश्रा की बरेली में हत्या हो जाती है, तब इनको दर्द नहीं होता है? 2010 में जोसेफ साहब के हाथ काट दिए जाते हैं, तब इनको दर्द नहीं होता है? कम से कम 25 साल कोकराझार में बांग्लादेशियों द्वारा हिंदुओं को मारा जाता है, तब इनको दर्द नहीं होता है? तो क्या दर्द होता है कि आपको तभी पता चलेगा जब सम्मान लौटाएंगे? इसके विरोध में अगर कुछ शब्द कहे गए, कुछ शब्द लिखे गए, तो उसको भी तो विरोध के तौर पर दर्ज कीजिए। भाई आप विरोध करिए, विरोध करने के लिए किसने मना किया है? लेकिन जो आरोपी है आप उसको आरोपी नहीं मान रहे हैं, और जो आरोपी नहीं है उसको आप जबरदस्ती आरोपी बनाने पर तुले हुए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इन सबके पीछे एक षड्यंत्र ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी दुनिया में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से बड़ी तादाद में यहां निवेश लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से यहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से यहां के जॉब्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से गरीब को ₹1 महीने के हिसाब से बीमा दिया जा रहा है, मुद्रा बैंक के माध्यम से गरीब को स्वरोजगार की सुविधा दी जा रही है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको ये पच नहीं रहा है। भाई कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। राशिद अलवी साहब, ये बात आपके समझ में नहीं आ रही क्यों है? क्योंकि राशिद अलवी साहब, ये तर्क श्रीकांत शर्मा जी का तर्क थोड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तबके से सम्मान वापसी हो रही है वो तबका समाज के विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। उनको हम कम अक्ल नहीं कह सकते, उनको हम मूर्ख नहीं कह सकते। चाहे वो साहित्यकार हो, वो मूर्धन्य होते हैं, चाहे वो फिल्मकार हो, वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग अपने आत्म आकलन के बाद कोई फैसला कर रहे हैं तो उसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो विकास के कार्य कर रही है उसका दरअसल ये विरोध हो रहा है और एक बाकायदा षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो ये बात थोड़ी समझ से परे है। अनुराग जी, समझ में आएगा आपको? देखिए, विकास की बात तो मैं समझ में आएगा कि आप पहली बात राशिद जी को बोले की थी। आऊंगा श्रीकांत जी आपके पास आऊं। राशिद जी, राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, उस राष्ट्रपति के बयान पे तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यही रास्ता है। बीजेपी को क्यों नहीं नजर आ रहा? आज कोई उन्हें कम्युनिस्ट बता रहा है साहित्यकारों को, कोई कांग्रेसी बता रहा है। पहले यही तय कीजिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है, एक साथ नहीं हो सकता। राशिद साहब, कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई इंडिविजुअल समर्थन कांग्रेस केवल सीपीआई ने नहीं किया था, केवल सीपीआई ने किया था, ना तो सीपीएम ने किया था, ना तो नहीं किया था, ना तो सीपीआई ने किया था, ना तो सीपीएम ने। एक संगठन ने किया था, फिर तो शिवसेना और आपने कोई फर्क ही नहीं है। शिवसेना ने गुलाम अली को बाहर किया तो आपने बाहर किया, मान लिया जाए। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद यहीं से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बीजेपी का कहना है, श्रीकांत शर्मा जी बीजेपी की तरफ से, उनका कहना है कि देश में माहौल बिल्कुल ठीक है, यानी उनका सीधा सीधा इशारा है कि सम्मान लौटाने वालों की नीयत में खराबी। एक बहुत सीधा सा सवाल श्रीकांत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कहना पड़ा कि धार्मिक सहिष्णुता में कमी आना चिंता की बात है, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी धार्मिक सहिष्णुता कायम रखने के लिए बयान देना पड़ा। अगर देश में आपके मुताबिक सब कुछ ठीक है तो गृह मंत्री को यह बयान क्यों देना पड़ा? राष्ट्रपति को चिंता क्यों जाहिर करनी पड़ी? क्या इसको भी आप राजनीतिक एजेंडा बताएंगे राष्ट्रपति का या राजनाथ सिंह का? देखिए अनुराग जी, बहुत अच्छी बात हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, माननीय गृह मंत्री जी ने कही, और ये देश उसी राह पर चल रहा है। कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं। इस देश में कानून है, कानून अपना काम करता है, और अनुराग और श्रीकांत शर्मा तो जज नहीं बन सकते।
कानून अपना अरे काम लेकिन करेगा, सरकार जिसने आपकी अपराध किया वो सलाखों के मेरी पीछे और जाएगा। आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वो सलाख- सरकार आपकी है। अगर कुछ लोग धार्मिक सहिष्णुता बिगाड़ने की कोशिश कर रहे तो उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, उन्हें पकड़ेगा कौन, उन्हें सजा कौन देगा? नहीं, जिसने भी की है वो कानून की गिरफ्त में है, और जिस राज्य में नहीं है तो उस राज्य की ढील है कि वह राज्य वो कानून व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहा है। इन सब घटनाओं में आपसे अनुराग जी मैं तो कहूंगा कि आप तो स्वतंत्र हैं, आप बताइए केंद्र सरकार की कहां जिम्मेदारी है, कहां भूमिका है? नहीं, मैं सम्मान नहीं लौटा रहा, इसलिए मैं आकलन नहीं करूंगा। जो लोग सम्मान लौटा रहे हैं ये आपको उनसे पूछना चाहिए ना। आप जैसे पत्रकार आकलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, मैं आकलन करने के लिए नहीं, मैं डिबेट कंडक्ट करने के लिए बैठा हूं। जब आकलन करने का मौका आएगा तब आकलन कर दूंगा। अभी आकलन करने के लिए बहुत वरिष्ठ लोग मैंने बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं ना। ये तो विरोध सरकार बनने से पहले ही विरोध कर रहे थे। अब तो ये है कि जो इन्होंने एक तरीके से कुछ लोगों ने साहित्यकारों का, कुछ लोगों ने फिल्मकारों का, कुछ लोगों ने साइंटिस्टों का जो एक बुरखा, चलिए आपके बयान से इतना तो साफ हो गया कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार ये सोच रही है कि जो सम्मान लौटा रहे हैं वो भले ही कितने भी मूर्धन्य, कितने भी बड़े, कितने भी क्रिएटिव लोग हों, वो राजनीतिक एजेंडे में फंस चुके हैं और राजनीतिक एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आप उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे। कम से कम ये बात साफ हो गई कि आप ये मानने को तैयार नहीं कि सरकार की नीतियों के विरोध में अगर ऐसा किया जा रहा है तो उनसे भी मिल बैठकर सलाह मशवरा किया जाए। बहरहाल इस विषय पर हम फिर बैठेंगे। आज मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था बड़ी बहस के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।